लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यही पढ़े थे ना। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, कितने फैक्टर हो गए थे? 7 फैक्टर हो गए थे ना। पहला फैक्टर क्या था अपना? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। और याद रखना यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन इसमें एक चीज़ हिडन है, इफ़ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो रॉ मटेरियल में, जो रॉ मटेरियल पहले हम सस्ता में खरीदते थे ज़्यादा खरीद रहे हैं, जो लेबर को कम पेमेंट कर देते अब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। ओवरऑल हमारा जो बजट है वो हैम्पर होगा। तो हमारे पास जो सप्लाई का प्रोडक्शन है पहले उतना नहीं होगा। अब हम पहले से कम प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज हमारा जो, अब तुम बताओ ना, तुम्हारे पापा का मान लो सैलरी 50,000, घर का खर्चा 40,000 रुपया, 10,000 सेव करते थे। अब स्टेशन का वजह से अब सेम खर्चा 45,000 का हो गया तो कितना सेव करेंगे? 5,000 सेव करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है कि जब बजट बढ़ जाता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो जो प्रोड्यूसर है उसका जो बजट है वो हैम्पर हो जाता है। तो प्रोड्यूसर बोलता है भाई सेम सेम बजट में अब हम पहले से कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बजट तो वही है, बजट तो वही है, लेकिन सेम बजट में अब हम पहले से कम प्रोड्यूस करेंगे। समझ गए ना? तो इस केस में क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई क्या होगी? कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी एडवांस का मतलब क्या है? कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कम खर्चे में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो एट द एंड सप्लाई क्या होगा? ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं गवर्नमेंट सप्लाई की बात करूँ, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी होगा। तुम लोग क्या सप्लाई लिखा है? गलत। गवर्नमेंट की पॉलिसी लिखो ना यहाँ पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करूँ तो टैक्स अगर कम होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा, तो सप्लाई क्या होगा? ज़्यादा। देख लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई में इनवर्स रिलेशन है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो सप्लाई, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई सप्लाई। और आपका क्या है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन द मार्केट। जिस भी मार्केट में प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे उस मार्केट की सप्लाई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर होल्डिंग की बात करें, ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, बट ये भी हमारे सप्लाई को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। होल्डिंग का मतलब जानबूझ के सप्लाई को रोक देना। तो जैसी सप्लाई रुक जाती है, जैसे सप्लाई रुक जाती है तो कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि हाई प्राइस पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा। इस केस में क्या होगा? होल्डिंग क्या करती है? सप्लाई को रोक देती है, प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कमाने का एक मौका मिल जाता है। लास्ट में क्या बना? नेचुरल फैक्टर। अगर कोई भी नेचुरल कैमिलिटीज बढ़ेगी, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या जितने रोड थे वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, होता ना, लैंडस्लाइड हो गया, तो ओवरऑल, या फैक्ट्री के अंदर पानी चला गया, ठीक है, तो जितने भी नेचुरल कैमिलिटीज होंगे वो प्रोडक्शन को क्या करेंगे? रोक देंगे। और जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सप्लाई भी रुक जाएगा। तो नेचुरल कैमिलिटी की वजह से सप्लाई भी क्या होता है? रुक जाता। एक और है, एक और है आपका रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो गया? सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे अब इसे रिफाइन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादातर केस में हम लोग घर पे कौन सा ऑयल खाते हैं? मस्टर्ड ऑयल। और अगर कोई तली वली सामान बनाना है, फ्राई सामान, तो रिफाइन ऑयल, है ना। तो अब एक प्रोड्यूसर देख रहा है कि रिफाइन ऑयल का दाम बढ़ रहा है। एक प्रोड्यूसर क्या देख रहा है कि रिफाइन ऑयल का दाम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली वो क्या करेगा? अगर वो रिफाइन ऑयल का दाम बढ़ रहा है तो उसको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस केस में क्या करेगा? वो मस्टर्ड ऑयल की सप्लाई को कम करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा से क्या प्रोड्यूस? रिफाइन ऑयल प्रोड्यूस। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लो पहले मैं मस्टर्ड ऑयल में सप्लाई करता था, ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल का बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स क्या है? रिफाइन ऑयल। तो मैं देख रहा हूँ कि रिफाइन ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। ऑब्वियसली प्राइस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज उसका डिमांड बढ़ रहा है, तभी तो उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो प्रोड्यूसर को लग रहा है यार रिफाइन ऑयल की प्राइस बढ़ती जा रही, बढ़ती, डिमांड वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। वो क्या करेगा? मस्टर्ड की सप्लाई को कम करेगा और अपने यहाँ पे अब किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा? क्योंकि उसको ना तो मस्टर्ड बेचने में शौक है ना रिफाइन, उसको एट द एंड किससे मतलब है?
पैसे से। तो जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस भागेगा उसमें उसको क्या दिखेगा, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को पाने के लिए वो क्या करेगा, मस्टर्ड ऑयल की सप्लाई को रोकेगा और रिफाइंड ऑयल की सप्लाई को बढ़ा। इस केस में पहले अब वो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, मस्टर्ड ऑयल का प्राइस, रिफाइंड ऑयल का प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। रिफाइंड ऑयल मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का प्राइस बढ़ा, उसकी सप्लाई भी प्रोड्यूसर ने बढ़ा दी। रिफाइंड ऑयल का, अरे भाई मैं मस्टर्ड ऑयल में था लेकिन मेरा सब्स्टिट्यूट्स क्या है, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का प्राइस बढ़ा, प्रोड्यूसर ने उसकी सप्लाई भी बढ़ा। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूँ, कार एंड पेट्रोल होता है, अब इसे लेदर और उसका शूज़ भी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अरे लेदर और शूज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब बताओ ना, लेदर की प्राइस अगर बढ़ेगी तो शूज़ मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेदर क्या, रॉ मटेरियल। अगर लेदर शूज की प्राइस बढ़ेगी, मतलब लेदर का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। इस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। समझ गए ना। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर का नाम बताओ ना फटाफट। पहला फैक्टर नाम क्या है, प्राइस। प्राइस भी सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अच्छा, कुछ फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे और कुछ फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे, बट इफेक्ट तो करेंगे ना। तो पहला फैक्टर का नाम क्या है, प्राइस। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा क्या है, टेक्नोलॉजी। चौथा क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। पांचवा क्या है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या, होल्डिंग, नेचुरल फैक्टर्स, फिर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई फंक्शन। लिखो ना, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इट रिप्रेजेंट it represent functional relationship represent functional relationship supply of the product and its supply of the product and its supply of the product and its अब मान लो तुम प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई कर रहे हो। प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई, प्रोडक्ट एस एक्स का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स की प्राइस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। ये जो प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई कितनी होगी डिपेंड करता है एक्स की प्राइस क्या है, डिपेंड करता है एक्स की बनाने में टेक्नोलॉजी क्या लग रहा है, डिपेंड करता है एक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई को क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट एक्स की प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी क्या होगी। अगर प्रोडक्ट एक्स की टेक्नोलॉजी एडवांस है, टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा तो सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके फेवरेबल है, सप्लाई भी क्या होगा। समझ गए ना, इसी को अपने बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, ये प्राइस है, यह है क्वांटिटी सप्लाइड। इस टेबल से दो तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला, प्राइस था 10, सप्लाई था 15। अब प्राइस हो गया 15, सप्लाई हो गया, प्राइस हो गया 20, सप्लाई हो गया 25, प्राइस हो गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी क्या हो रहा है, आप लिखते ना, इफ अदर थे
if other things if other thing remaining constant। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं ये वर्ड क्यों आया, एक्चुअल में ये वर्ड क्यों आया। क्या एवरी टाइम प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ेगा? हेलो, क्या एवरी टाइम प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ेगा क्या? एक्चुअल में ये क्यों लाया गया? ये लॉ ऑफ सप्लाई, यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है कि हाई प्राइस पर हाई सप्लाई, लो प्राइस पर लो सप्लाई। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। देखो, नॉर्मली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होना चाहिए। बट लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ इतना ही बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस को छोड़कर जितने फैक्टर हैं, प्राइस को छोड़कर जितने फैक्टर है, प्राइस को छोड़ करके, इसको छोड़ करके जितने फैक्टर है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स हो, चाहे वो रिलेटेड, मतलब प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स है वो सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और प्राइस। सिस्टम जाएगा भाई, करवा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सोचो ना, अगर ये नहीं लिखा रहता, अगर ये चीज नहीं लिखा रहता, तब देखना, देखना कैसे प्राइस बढ़ा, क्यों बढ़ा, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस बढ़ा, क्यों बढ़ा, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ऑब्वियसली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ेगा। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई क्या होगी, कम होगी। क्या इस केस में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है क्या, लेकिन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने अजम्पशन लिया ही नहीं। अब अगर मैं अजम्पशन ले लूं कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेम है, टेक्नोलॉजी क्या है, सेम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सेम है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, सब कुछ सेम है, फिर भी प्राइस बढ़ रही है। सब कुछ सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम है, होल्डिंग सेम है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। उसके बावजूद भी प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब अगर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है और सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डिमांड। और जैसे प्रोड्यूसर देखेगा भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ तो चेंज हुआ नहीं, स्टिल प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर उस सामान को पहले से ज्यादा परचेज कर रहा है। जैसे प्रोड्यूसर को ये भनक लगा, पता चला कि प्रोड्यूसर पहले सब कंज्यूमर पहले से ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, तभी तो प्राइस बढ़ा। तो सप्लाई क्या कर दे, आज अगर मेरे से पूरा इंडिया पढ़ना चाहता है, क्या बोलोगे, नहीं नहीं हम तो गरीब आदमी, हम अगर मेरे से इंडिया पढ़ना चाहता है तो करूँगा जितने पाऊँ, जहाँ से जहाँ मैं ब्रांच ओपन, डिमांड बढ़, डिमांड बढ़, सप्लाई रोक दूंगा, तो सप्लाई बढ़ाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। सेम चीज यहाँ पे भी है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, बाकी जितने फैक्टर है जो प्राइस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो सारे के सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। वो जितना पहले थे वो आज भी उतने ही है, ना घटे हैं ना बढ़े हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। स्टिल अगर प्राइस बढ़ता है तो इट मीन्स ये प्राइस बढ़ा है बिकॉज ऑफ डिमांड। जैसी प्राइस बढ़ा है डिमांड के, प्रोड्यूसर को मौका मिलता है प्रॉफिट कमाने। प्रोड्यूसर क्या करता है, जितना ज्यादा सप्लाई करने के बारे में सोच, चीज एग्जांपल देखो, प्राइस बढ़ा ड्यू टू बैड टेक्नोलॉजी। तो बैड टेक्नोलॉजी क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा पैसा खर्चा करवाएगा, कम प्रोड्यूस करेगा। ओवरऑल टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो क्या बढ़ गया,
टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो क्या बढ़ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आपको पता है ये वर्ड अगर ना लिखा रहे, ये वर्ड अगर ना लिखा है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हाई प्राइस पर हाई सप्लाई होगा? क्या पॉसिबल है? नहीं। इसलिए बोलता है कि लॉ ऑफ सप्लाई तभी काम होगा जब प्राइस में चेंज हो रहा है और कहीं भी चेंज नहीं, तभी पॉसिबल है। अगर प्राइस भी चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया, तो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं, काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई को काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस को रख वेरिएबल, प्राइस को क्या कर दो? वेरिएबल। और प्राइस के अलावा जितने फैक्टर सप्लाई को इम्पैक्ट करते, चाहे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे चाहे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट, उसको क्या बना दो? वो अगर फिक्स है तो प्राइस क्या है? वेरिएबल है। इस केस में ये जो प्राइस है सप्लाई को या तो बढ़ाएगा या लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, इस पूरे टेबल को बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इस पूरे टेबल को क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं? अगर ये सिर्फ और सिर्फ एपीसी की बात करते, एपीसी इज वन ऑफ द फर्म, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, इसको अपने क्या बोलेंगे? विजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर मैं अभी मान लेते हैं ये मेरे कोचिंग सेंटर का सप्लाई है, मान लेते हैं ये मेरा एक बिजनेस है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अच्छा, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, बोलो ना, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? सप्लाई। ठीक है। अगर ये टेबल सिर्फ मेरे बिजनेस का है, मेरा बिजनेस अकेला बिजनेस, इसको अपने क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। मान लेते हैं ये जो शेड्यूल है ना, वो दो चार बिजनेस का मिला करके टेबल, दो चार बिजनेस मिला करके, इसको अपने क्या बोलेंगे? मार्केट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अगर ये टेबल एक बिजनेस का, बोलो ना, अगर ये टेबल एक बिजनेस, क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर ये टेबल दो तीन बिजनेस को मिला करके है, दो तीन प्रोड्यूसर को मिला करके, क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कि मार्केट में कोई आप अकेले तो हो गए नहीं, मार्केट में दो चार पांच प्रोड्यूसर तो आपको मिले, क्लियर हुआ ना? अच्छा, अगर मैं इसी को अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं, अगर इसी को मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसी को डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो ना, अगर मैं इसी को डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे है आपका ये क्वांटिटी, ये क्या है? प्राइस है। ये सप्लाई कर होगा। देखो ध्यान से, प्राइस पहले कितना था? 10, फिर कितना हो गया? 20 हो गया, फिर ये कितना था पहले? 15, फिर कितना था? जब प्राइस 10 था, भाई कितना था? है ना? जब 15 था तो ये कितना था? जब प्राइस 15 था, सप्लाई कितना था? जब प्राइस 20 था, सप्लाई कितना था? सप्लाई जब प्राइस 25 था, सप्लाई कितना था? जो कर्व बना, मैं तो नॉर्मल कर्व बना दिया, ये जो कर्व बने इसको क्या बोलते हैं? भाई कर्व। मैं इसी को नॉर्मली अच्छे से बना देता हूँ, ऐसे ही बनता है। स्केल इसके लेकर आया है? नहीं लाया है। 10, जब प्राइस 10 था, प्राइस 15 था, प्राइस
लोकस पॉइंट दिख रहा है, लोकस पॉइंट ए, लोकस, सारे लोकस पॉइंट हिट करके एक्सटेंड कर दो, कर्व बनेगा। इस कर्व का नाम, अच्छा इस कर्व का नाम क्या है? अगर इस टेबल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डायग्राम में, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट। बोलो ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। अगर टेबल रहेगा तो क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल। और अगर मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैंने डायग्राम में कन्वर्ट, क्या बोलेंगे? सप्लाई। अच्छा ये डायग्राम इंडिविजुअल लोग का होता, सिर्फ एक इंसान का होता, एक इंसान का टेबल, डायग्राम, टेबल का डायग्राम, टेबल को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और डायग्राम को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर टेबल मार्केट वाला होता, दो तीन प्रोड्यूसर को मिलाकर के हो, क्या बोलते? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। डायग्राम बनाते टेबल से, क्या बोलते? मार्केट सप्लाई कर्व। समझ गया ना? तो डिमांड वाला जो चैप्टर था एज इट इज, चैप्टर जो पढ़ाया था एज इट इज, वो समझा रहा है? अब लिखो तुम लोग लास्ट टॉपिक। चेंज इन क्वांट, चेंज इन नंबर वन, ऑल्सो लाइक चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई कर्व, ऑल्सो shift of definition means, supply changes, supply changes due to change in price, change in file factor constant। टिकट लिखना। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है? सप्लाई में चेंज हुआ, एरो लगा दे रहा हूँ, सप्लाई में चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस। ओएफ, ओएफ मतलब, ओएफ मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर। जो अदर फैक्टर है वो बार, बार का मतलब स्टैंड, बार का मतलब क्या होता है? ओएफ के ऊपर में क्या लगा दिया? बार लगा दिया, हो गया कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखो मेंस सप्लाई चेंजेस चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स।
चेस इन cost of product, cost of while other factors while मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर किसी को क्या बोलते हैं, along सप्लाई क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला, मीन्स सप्लाई चेंजेस, चेंज इन प्राइस while other factor remaining constant। यहाँ पे चेंज इन सप्लाई क्या बोल रहा है, मीन्स सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स such as change in cost of production, technology, etc. while price remain constant। यहाँ पे इसका ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे सप्लाई तो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ओएफ, ओएफ मतलब अदर फैक्टर, जो प्राइस है कांस्टेंट। डेल्टा एस का डेल्टा एस मतलब चेंज इन सब, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, और ओएफ का मतलब क्या होता है, आप एक डेल्टा, डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब एच, डेल्टा एस, दिक्कत, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या बोलता है, बोल रहा है सप्लाई में चेंज हो रहा है, किसके वजह से, सप्लाई में चेंज हो रहा है किसके वजह से, प्राइस के वजह से, प्राइस के वजह से, बाकी जितने फैक्टर क्या है, चेंज इन सप्लाई ही बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, क्या बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलता है कि सप्लाई में चेंज हो रहा, प्राइस के वजह, अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। चेंज इन सप्लाई क्या बोल रहा है, चेंज इन सप्लाई, एक एक है आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब भी क्वांटिटी बोले ना तो समझ जाना कि सप्लाई में चेंज हो रहा प्राइस के वजह, और अदर फैक्टर क्या है, कौन, सिर्फ और सिर्फ बोले चेंज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई में तो चेंज हो रहा है, प्राइस इसका जिम्मेदारी नहीं है। अदर फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सप्लाई चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई सप्लाई की, जब अदर फैक्टर के वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो, जब प्राइस के वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी का नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी का नाम मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, और चेंज इन सप्लाई का नाम क्या है, ऑफ, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ये वाला डायग्राम बनेगा,
और यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, सप्लाई डायग्राम बनेगा, यहाँ पे क्या प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में डायग्राम कैसे बनेगा, प्राइस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और सप्लाई नॉर्मली ऐसे से सप्लाई करो। डायग्राम दिखा, डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे लाइन टानो, डिफरेंस नीचे लिखना उसका, चेंजिंग सप्लाई डायग्राम कैसे बने, सप्लाई कर्व। अब प्राइस पहले पी था, आई था एस, प्राइस बढ़ के कितना हो गया पी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस क्या है, कांस्टेंट ना, अरे कॉन्सेप्ट वही है, खाली डायग्राम नेगेटिव बना दिया, कॉन्सेप्ट। पहले मान लेते मेरा इनिशियल सप्लाई था Q0, ना मेरा इनिशियल सप्लाई क्या था Q0, ये मेरा इनिशियल सप्लाई हो गया S0, समझ गया ना। अब मान लेते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो बढ़ करके हो गई Q1, ये कितने, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी मान लेते टेक्नोलॉजी हमारा आउटडेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा। मान लेते हैं आप, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और को कॉन्सेप्ट वही था, बट डायग्राम थोड़ा सा भाई बता, ये इंसान ना 50 सब्जेक्ट डील कर, 50 सब्जेक्ट, 50 सेमेस्टर, 50 के लिए 50 सब्जेक्ट का कंटेंट याद रखना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। तो बोल दिया हाँ सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो ना, नहीं ना। अच्छा, बेसिक पूरा कंप्लीट है, तो बता, ये सब बेसिक है, ये चेंजिंग सप्लाई, ये पूरा बेसिक है। मैं तुमको बता रहा हूँ, जब मैं मैराथन कराऊंगा ना, तो मैं बेसिक के साथ साथ मैराथन में क्या जाऊंगा, एडवांस जाऊंगा, बेसिक के साथ थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा मैराथन में। तो मैराथन में अगर तुम्हारा ये टेंशन रहेगा कि बेसिक नहीं पता, तो मैराथन देख के कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुमको पहले मैं बेसिक, हर चैप्टर का बेसिक करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो, क्योंकि सप्लाई खत्म हो गया, 2-3 क्लास मेरे को लगेगा वो चैप्टर कंप्लीट, क्या नाम है, कंज्यूमर बिहेवियर, अब वो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो वो इस वीक में तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक, नेक्स्ट वीक से अपने क्या चालू कर देंगे, अकाउंट्स चालू कर देंगे, ठीक है। फिर आपका जैसे ही एग्जाम का, इंटरनल एग्जाम का रूटीन आता है, रूटीन आता है कि किस, हर एक कॉलेज का जैसे ही रूटीन आया, उसके 2-3 दिन के बाद मैं क्या कर दूंगा, लाइव आके इकोनॉमिक, क्योंकि क्या है, किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा, मैं पहले ही करवा दूंगा। वो कब कराऊंगा, जैसे ही कैलकाटा यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम का नोटिस, या तुम्हारे कॉलेज में नोटिस, अगर तुम्हारे कॉलेज में नोटिस आ गया कि भाई इंटरनल चालू होने, बता देना, मैं यूट्यूब, अभी आपका सप्लाई चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है नहीं अभी सब, ठीक है ना। और इसमें ना एक दो क्वेश्चंस अभी हैं ट्रिकी टाइप के मैराथन में, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी ना तुम लोग के पास वीडियोस हैं ऐप में, ये ना 80% तुम्हारा बेसिक है, चैप्टर 1, सॉरी ये जो पूरा पूरा समय बेसिक है, वो अच्छे से रिवाइज करो,
और कोशिश करो जो जिस कॉलेज में है वो अपने कॉलेज का क्वेश्चन निकालो। अब तुम हमको बोलेगा कॉलेज यहाँ 75 तो कॉलेज है, घूम घूम के पेपर निकालेंगे बैठ, इतना टाइम नहीं मेरे। इस कॉलेज में पढ़ता है ना, हाँ निकालो भाई, हाँ निकाल के मुझे, मैं सारे कॉलेज का क्वेश्चन कवर कर दूं। तो अभी से ही लग जाओ, अभी से अपना सीनियर के पीछे लग जाओ, जो सीनियर है ना सेम 2 सेम 3 में लग जाओ, कोशिश करो अपने कॉलेज का पेपर निकालने का, इकोनॉमिक कहीं से भी निकालो, अरे मजाक नहीं कर। अगर सुनो दिक्कत क्या है ना कि मैं मान लो 50 कॉलेज का पेपर मिला, तो 50 कॉलेज में हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दो चार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे कॉलेज में नहीं पूछा, इनके सारे कॉलेज का मिला के मैं करा दूंगा, फिर पूछो जहां से पूछ। आप जिस भी कॉलेज से है ना अपना पेपर निकालना स्टार्ट करें और सारा मेरे को कलेक्शन देते रहो, और मैं जो इकोनॉमिक्स का फाइनल नोट्स बना रहा हूँ वो मैं आपको देते रहूँ। बन गया, आधा बन गया। बस क्वेश्चन वही तो, थोड़ा क्वेश्चन और दे देगा ना तो ऐड कर दूंगा, वरना फिर दोबारा ऐड करना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, एक चैप्टर